गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शरीर में जो होता है ना, बहुत सारा जो है अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण भी होता है। जितना जो है लाभदायक पदार्थ बनता है उतने ही क्या होता है, हानिकारक पदार्थ भी क्या होते हैं शरीर में बनते हैं। तो उन्हें भी शरीर से निकलने की क्या होती है, जरूरत होती है। वरना शरीर में रहेंगे तो उनका क्या काम है, बीमारियां फैलाएंगे ना। तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और जो जो अंग उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं उन अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे उत्सर्जी अंग कौन कौन हो जाएंगे, जैसे नाक में नकटी वगैरह निकलता है, उत्सर्जी अंग है। आँख में कीचड़ वगैरह निकलता है, उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा क्या करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, उत्सर्जी अंग है। बड़ी आंत जो होती है पैखाना को बाहर निकालती है तो उत्सर्जी अंग है। त्वचा जो है पसीना को बाहर निकालती है और नमक को बाहर निकालती है, तो क्या है, यह भी एक प्रकार क्या उत्सर्जी अंग है। तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उत्सर्जन सबसे पहले क्या है, तो अपशिष्ट पदार्थ शरीर में बनते हैं। जैसे यूरिया बनता है, आपका यूरिक अम्ल बनता है ना, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल बनता है, NH3, ये सब शरीर में बनते हैं। और शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए उत्सर्जन की परिभाषा। उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, हानिकारक पदार्थ जिसको शरीर को जरूरत नहीं है, उन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है। पैखाना पेशाब शरीर में रहेगा तो उसका जरूरत है उसका कोई जरूरत नहीं है, तो बाहर निकल जाता है। उत्सर्जन अंग हो गया हमारा बड़ी आंत। आंख में कीचड़ होता है, उसका कौन काम है, कीचड़ का, तो उत्सर्जी अंग हो गया। नौकटी का कौन काम है शरीर में, तो ये निकालता है, तो ये सब उत्सर्जन कहलाता है। और जो अंग उसका उत्सर्जन करते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। आ रहा समझ लोगों को ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से आप लोगों को। उत्सर्जन समझ में आ गया। उत्सर्जी अंग कौन कौन होता है तो बता दिया है, नाक होता है, आंख होता है ना। उसके बाद त्वचा क्या है, त्वचा में जो है पसीना बाहर निकलता है। त्वचा के बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, इनसे क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। और शरीर में जब ज़्यादा नमक बन जाता है तो नमक क्या होता है, बाहर निकलता है। तो वही गर्मी के दिन में जो है ना, जब हम काला कपड़ा पहनते हैं तो वही उस पर जो है नून की तरह दिखाई देता है, नूनछर छोड़ देला बार। नूनछर मतलब शरीर से बाहर पसीना निकला, पसीना में NaCl होता है, तो वही उजला उजला दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना। बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकाल जाते हैं। जो भोजन नहीं पचा रहता है वो भोजन क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। यकृत माना होता है लीवर। आप लोग बताए थे लीवर ग्रंथि है ना, तो लीवर है ना, तो यूरिया एंड बाइल पिगमेंट को क्या करता है, यह बाहर करता है। देखिए ब्रिक सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है, ब्रिक यानी किडनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ब्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है ना। ब्रिक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और किडनी के बारे में मुख्यतः इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि ये सब नाक, आँख, त्वचा, फेफड़ा भी होता है उत्सर्जी अंग। फेफड़ा भी क्या होता है, एक उत्सर्जी अंग होता है। आपको बताया था ना फेफड़ा के बारे में हमने कल आप लोग को, कि सबसे पहले हवा जो है फेफड़ा में आता है। फेफड़ा में वायु की उपिकाएँ होती है, उसमें जाकर भर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छन जाता है, ऑक्सीजन को पूरा शरीर का हीमोग्लोबिन लेकर चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दे देता है। तो फेफड़ा एक प्रकार उत्सर्जी अंग है। यह CO2 को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। वरना वो CO2 हमारे शरीर में जब इकट्ठा हो जाएगा तो काफ़ी हमारे शरीर को क्या है, नुकसानी पहुंचाता है, ठीक है ना। तो फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है। उसके बाद फेफड़ा के बारे में, ब्रिक के बारे में हम लोग को मेनली इसमें पढ़ना है कि ब्रिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए ब्रिक के बारे में थोड़ा सा देखें, किडनी के बारे में देखें, क्योंकि ये सब आसान है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ किडनी के बारे में आप लोग को। किडनी देखिए, किडनी का जो वजन होता है 140 से 150 ग्राम होता है। कितना वजन होता है इसका, 140 से 150 ग्राम होता है। मेल में कुछ ज़्यादा किडनी का वजन होता है, 125 से 170 ग्राम के बीच में होता है। जबकि फीमेल में क्या होता है, 115 से 125 ग्राम के बीच होता है, ठीक है ना। तो पूछेगा मेल में, तो मेल में 125 से 170 और फीमेल में 115 से 125 के क्या होता है, बीच होता है। समझ में आ रहा है इसको ना। और किडनी का औसत वजन कितना होता है, 140 से 150 ग्राम होता है, किलो नहीं है ना, क्योंकि उतना किलो का आदमी भी नहीं होता होगा, ग्राम का बात कर रहे हैं। देखिए इसका बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, पेरिटियोनियम है ना। और प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है, 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं,
तो देखिए जो किडनी होती है ना, किडनी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो ब्रिक की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। चाहे किडनी को हिंदी में ब्रिक कहते हैं, तो ब्रिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक किडनी में कितना पाया जाता है? 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो चलिए किडनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए ये ह्यूमन बॉडी की क्या है? किडनी है, ठीक है ना। देखिए कि मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है ना। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति सेम के बीज की तरह होती है, जबकि आमाशय की आकृति कैसी होती थी? जे आकार की होती थी ना। आमाशय की आकृति जे आकार की, किडनी की आकृति सेम के बीज की तरह होती है, याद रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट। इसको कहते हैं लेफ्ट, इसको क्या कहते हैं? राइट। ये लेफ्ट किडनी हो गया, ये राइट किडनी हो गया, ठीक है ना। देखिए किडनी एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। किडनी भगवान ने 2 किडनी बनाई, एक किडनी खराब भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक किडनी पर आदमी जिंदा रह सकता है। ऐसे ही एक गाना हम सुने थे, एक कवि कह रहा है कि काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते एक सीने में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 किडनी होता है भाई, है ना। 2 किडनी होता है, एक लेफ्ट किडनी होता है और एक राइट किडनी होता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये किडनी जो लेफ्ट किडनी होती है ना, लेफ्ट किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क। अरे ब्रिक माने किडनी होता है ना, ब्रिक माने क्या होता है? किडनी। अधि माने ऊपर, ब्रिक के ऊपर जो ग्रंथि पाई उसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अंग्रेजी में इसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं ना। और मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं ना। तो याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि ये किडनी के जस्ट लेफ्ट किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ना डार्सल एओरोटा के नाम से जानते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? ये डार्सल एओरोटा के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो है, ये इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। ये क्या है? ये मूत्र वाहिनी है। किडनी में एक्चुअली जो है आपका यूरिया का निर्माण होता है ना, और यूरिया को यूरिक एसिड में बदला जाता है। देखिए यहाँ पे यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है, किडनी क्या करता है? पेशाब, यूरिया पेशाब का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये होता है मूत्र वाहिनी आपका, समझ में आ रहा है ना। और ये यहाँ पे ये जो ब्लाडर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लैडर, है ना। और इसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। यहाँ पे जाके मूत्र क्या होता है? जमा हो जाता है, वरना अपन मन नहीं चूने लगता है। समझ में आ रहा है ना। ये जाके यहाँ पे क्या होता है? जमा होता है, और जिस अंग से हम लोग पेशाब करते हैं उसे क्या होता है? बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आप लोग समझ गए। ये किडनी का बाहर से स्ट्रक्चर है। ये आंतरिक स्ट्रक्चर समझिएगा इसका। किडनी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग बता देते हैं। तो देखिए ये जो बाहर की परत होती है ना किडनी की, ये जो किडनी की बाहर की परत होती है, इसे हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। समझ में आ रहा है ना। देखिए सॉरी, ये वो तो सबसे बाहरी परत को पेरिटोनियम कहते हैं। इसको बोलते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? कार्टेक्स। ये किडनी की सबसे बाहरी जो परत होती है ना, इसको क्या कहते हैं हम? कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। और अंदर की परत को हम लोग मेडुला बोलते हैं। MEDULL, मेडुला, है ना। ये अंदर की परत को क्या कहते हैं हम लोग? मेडुला कहते हैं ना। यानी मिडिल भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? मूत्रवाहिनी कहते हैं। और देखिए किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और किडनी की साइज कितनी होती है? 11 × 5 × 3 सेंटीमीटर होती है, या 11 सेंटीमीटर, आप कह सकते हैं 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 6 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ और आगे हम लोग देखते हैं। किडनी का मेन काम क्या होता है? किडनी का मेन काम क्या होता है आपका? यूरिया को क्या करना? शरीर से क्या करना? बाहर निकलना। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि शरीर में जो है ना यूरिया बनता है, और यूरिया हमारे लिए क्या होता है? खतरनाक होता है ना, ठीक है ना। तो यही यूरिया का शरीर से क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है। तो आपको बता देते हैं यहाँ पे, ये सब तो आपको बता दिए हैं। ये किडनी का जो है, ये बाहर से अगर देखिए, ये किडनी की आंतरिक संरचना है। ये क्या है?
किडनी की आंतरिक संरचना है, ठीक है ना। किडनी की आंतरिक संरचना के ये इसको बाहरी भाग को क्या कहता है, कार्टेक्स, अंदर के भाग को क्या कहता है, मेडुला, और इसको बोलते हैं रेनल हाइलम के नाम से जानते हैं। किडनी का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है ना। और इसके ये रेनल हाइलम, सबसे ज़्यादा यूरिया यहीं पे बनता है। रेनल हाइलम में सबसे ज़्यादा क्या बनता है, यूरिया बनता है। किडनी क्या करता है, किडनी का एक काम करता है, रक्त को क्या करता है, छानने का काम करता है। और रक्त में मेनली किसको छानने का काम करता है, तो रक्त में प्लाज्मा को छानने का काम करता है, ठीक है ना। किडनी का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। यह जहर को निष्कर्षित करने का काम करता है। किडनी का क्या काम करता है, तो वह जहर को निष्कर्षित करने का काम करता है, यानी निष्क्रिय कर देता है उसको। बात समझ ना। यदि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है ना, तो वह उसका किडनी में जब जाता है ना, तो किडनी में जहर क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, समझ में ना। तो अगर कोई आदमी मर जाता है, तो अगर पोस्टमार्टम होता है तो वो किडनी से पता नहीं लगेगा, क्योंकि किडनी में तो वो निष्क्रिय हो जाता है। लीवर से पता लगता है कि वो आदमी जहर से मरा है, किस चीज़ से मरा है। आपको समझ में आना चाहिए इतना, समझ में आ रहा है ना। अब आगे आइए, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, जल की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न जीवों में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है ना। देखिए, जैसे जलीय जंतु में, जैसे कि आपका जलीय जंतु के बारे में बता स्टार्ट करो। जलीय जंतु मछली, अमीबा। देखिए, जल की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न जीवों में अलग अलग उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है ना। जैसे जलीय जंतु में मछली और अमीबा जो होता है, वो क्या छोड़ते हैं, अमोनिया क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अलग अलग जीवों में क्या होता है, अलग अलग जीवों में आपका अलग अलग उत्सर्जी अंग पाया जाता है। जैसे कि ये मछली हो गया, चाहे अमीबा हो गया, तो मछली और अमीबा में क्या उत्सर्जन होता है, तो अमोनिया उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा, मछली और अमीबा में अमोनिया उत्सर्जन होता है, समझ में आ रहा है ना। मछली और अमीबा में क्या उत्सर्जन होता है, तो आपका अमोनिया। और ऐसे जंतुओं को हम लोग एमिनोटैलिक के नाम से जानते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, एमिनोटैलिक के नाम से जानते हैं। तो जो जीव जो है अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एमिनोटैलिक। क्या बोलते हैं, एमिनोटैलिक। और कुछ जीव जो होते हैं, जैसे केंचुआ, मेढक, स्तनधारी में हम सभी आ जाएंगे, मानव, ये जितने भी दूध देने वाले जंतु हैं, समझ में आ रहा है ना, गाय भैंस जो भी, हम सब स्तनधारी हैं। लेकिन क्या होता है, फीमेल में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, है ना। हम सभी स्तनधारी है, पुरुष और मेल, पुरुष कहिए चाहे फीमेल कहिए, सब क्या है, आपका स्तनधारी होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनके कारण उनका स्तन का आकार बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम सभी स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी क्या करते हैं, ये यूरिया का त्याग करते हैं, यूरिया उत्सर्जित करते हैं ना। तो हम लोगों को बोला जाता है यूरियोटैलिक, क्योंकि हम लोग यूरिया उत्सर्जित करते हैं ना, तो हम लोगों को बोला जाएगा यूरियोटैलिक। तो वैसे जीव जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक के नाम से जानते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं, जैसे सरीसृप, कीट, पक्षी, ये यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, तो उनको बोला जाता है यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक में सरीसृप आ गया, सांप आ गया, आपका मगरमच्छ आ जाएगा, आपका जो है गिरगिट आ जाएगा, इस सबको क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक बोलेंगे। और हम सभी केंचुआ, मेढक, स्तनधारी, हम लोग में यूरिया बनता है, तो हम लोग को क्या कहा जाएगा, यूरियोटैलिक कहा जाएगा। और जलीय जंतु जैसे मछली हो गया, अमीबा हो गया, ये सब अमोनिया उत्सर्जित करता है, इनको बोला जाता है एमेनोटॉलिक के नाम से जाना जाएगा। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जैसे कि आपका गुआनोटैलिक कहा जाता है। जैसे गुआनोटैलिक कहा जाएगा मकड़ी को क्या है कहा जाता है, गुआनोटैलिक के नाम से जाना जाएगा। तो ये सब चीज़ आप लोग समझ गए। विभिन्न जीवों में अलग अलग पदार्थ उत्सर्जन का निर्माण होता है। जैसे हम लोग में ये क्या बनता है, यूरिया बनता है, तो यूरिकोटैलिक कहलाएंगे। ये जिसमें यूरिक अम्ल बनता है उसको यूरिकोटैलिक बोलेंगे, और जिसमें अमोनिया बनता है एमेनोटॉलिक बोलेंगे, है ना। चलिए, अब देखिए, आपको हम मूत्र के बारे में बताते हैं। देखिए, किडनी का मेन काम क्या होता है, किडनी का मेन काम होता है मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। मूत्र में क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी खतरनाक होता है ना। तो इसी यूरिया को शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकालने का काम कौन करता है, ब्रिक करता है, यानी किडनी करती है। देखिए, जो लीवर होता है ना, लीवर, वह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर क्या करता है, लीवर का क्या काम होता है, लीवर अमोनिया को किस में बदलता है,
अमोनिया NH3, अमोनिया को क्या कहते हैं NH3, NH3 को किस में बदल देता है? यूरिया में। यूरिया को सबसे पहले जो है बोहलर ने बनाया था, आपको बता देते हैं बोहलर ने क्या किया था, इसको इसी में बनाया था, है ना, समझ में ना। चलिए, अरे लीवर क्या करता है? अमोनिया NH3 को किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। तो ये लीवर बदल के दे देता है किसको? अमोनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, NH3 क्या होता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसको कम खतरनाक बना देता है कौन? लीवर। और दे देता है किसको? किडनी को। कहता है अब इसको तुम शरीर से क्या करो? बाहर निकालो। तो यही ब्रिक क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है मेनली। ये सब चीज़ आपको बताए ही हैं। तो देखिए, मूत्र में क्या है? हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है? 1.5 लीटर मूत्र बनता है, जिसमें जल कितना रहता है? तो 95% जल रहता है। तो आपको पूछेगा मूत्र में कितना जल पाया जाता है? तो 95% उसमें जल रहता है। यूरिया कितना होता है? तो 2% होता है। लवण कितने रहते हैं? तो 2% रहते हैं। और अन्य भाग कितने होते हैं? तो 1% होते हैं। देखिए, इसका रंग हल्का सा क्या होता है? पीला होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए, कभी कभी हमारे शरीर में जो होता है कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, किडनी के संबंधित कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे देखिए, किडनी में पथरी हो जाती है। सबसे ज़्यादा पथरी किडनी में बनता है ना। किडनी में क्या होता है? पथरी हो जाता है। लोग कहते हैं कि पथरी हो गई किडनी में। भाई किडनी में पथरी होता है, दूसरी जगह कहाँ होगा? क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड निकलता है ना। तो यूरिक एसिड निकलता है, तो जिसके कारण क्या होती है? आपका पथरी हो जाता है। तो पथरी का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी में पथरी का कारण कौन होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। याद रखिएगा, किडनी में पथरी के कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कभी कभी किसी आदमी को गठिया रोग हो जाता है, बहुत चलने फिरने में उसको दिक्कत होता है, ज़्यादा या वृद्धावस्था में होता है, बूढ़ा लोग को होता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है, अरे बाप रे ऐसे करते हैं लोग, है ना। बस समझ तो उनके शरीर में क्या जमा हो जाता है? जगह जगह यूरिक एसिड जमा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? उनको जो है गठिया हो जाता है। तो गठिया के कारण क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ये बीमारी होती है। सब समझ में आ रहा है ना। तो आपको बता देते हैं, किडनी का काम क्या होता है? रक्त को छानना। आपको बता देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग उतार लीजिए इसको। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम रक्त को क्या करता है? छानना है। और रक्त के बारे में आपको बता दें तो रक्त में जो है क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा। और क्या पाया जाता है? आपका रक्त में एगो प्लाज्मा पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। समझ में आ रहा है। और रक्त कोशिकाएं में आपको क्या हो है? RBC होता है, WBC होता है, और इसी में क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो चलिए, तो मेनली रक्त का काम क्या होता है? प्लाज्मा को क्या करने का काम होता है? तो प्लाज्मा को छानने का काम होता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त में कितना % पाया जाता है? 55% पाया जाता है। और इसमें कितना % रक्त कोशिकाएं पाई जाती है? 45%। और रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? RBC होता है, WBC होता है, और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ये आगे हम लोग रक्त जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है ना। और रक्त का जो है मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6 होता है। क्वेश्चन पूछेगा मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6 होता है। इतना हमने आपको बता दिया है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा एक सबसे लास्ट जो है नेफ्रॉन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। यह नेफ्रॉन को आपको मैंने बताया था कि यह वृक्क की सबसे छोटी यूनिट होती है। लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये एक नेफ्रॉन को मैंने यहाँ पे लेके और आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए, जो ये नेफ्रॉन का जो ये मुंह होता है ना, जो मुंह होता है यह देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। आप लोग नेफ्रॉन का चित्र अच्छा से बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ मुख बना के और इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो होता है ना बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। देखिए, इसका मेन काम होता है कि रक्त में जो भी पदार्थ अपशिष्ट होता है ना उसको छान लेना और अपने पास रख लेता है। ध्यान से देखिएगा, समझ में बच्चों को नहीं आता है।
जो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ इसके पास आते हैं ना, जैसे रक्त आता है साफ होने के लिए इसके पास, नेफ्रॉन के पास तो आता है, तो रक्त का जितना अपशिष्ट पदार्थ होता है ना उसको क्या करता है, छान लेता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोमेरुलस, रक्त के स्पंदन का काम, ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थों को छानना। अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, छानना, याद रहेगा। देखिए ध्यान से, ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या कहता है, रक्त में से छान लेता है और फिर रक्त को क्या कहता है कि अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तो देखिए ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, यह रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, छान लेता है। जैसे यूरिया को छान लेता है, कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छान लेता है और छान के अपने पास रख लेता है, बाकी शुद्ध ब्लड को क्या करता है, बाहर भेज देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो होता है उसके जस्ट पीछे होता है बोमेन कैप्सूल। क्या होता है जस्ट पीछे, बोमेन कैप्सूल। देखिए ये ग्लोमेरुलस जो होता है ना, ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को छानता है, लेकिन एक गलती भी कर देता है। ये विटामिन्स को, मिनरल्स को, है ना, कुछ अच्छे पदार्थों को भी क्या करता है, छान लेता है। कुछ अच्छे पदार्थों को भी क्या करता है, छान लेता है, सिर्फ रक्त को भेज देता है। अब देखिए ये रक्त को भेज देता है, अपशिष्ट पदार्थों को छान लेता है, लेकिन कुछ अच्छे पदार्थ भी क्या करता है, यह छान लेता है। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका विटामिन, थी सब मिनरल्स, ये सब छान लेता है। तो ये कहता है इससे कि रे भाई, तुमको सिर्फ हम बोले हैं कि अपशिष्ट पदार्थ छानने के लिए, और तुम तो देख रहे हैं कि विटामिन और मिनरल सब छान लिया। तो ये क्या करता है, कहता है का उससे, ये कहता है विटामिन से, तुम जाओ उधर, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, तुम्हारा उधर काम है। समझ में आ रहे हैं ना। तो जितना विटामिन मिनरल से सबको फिर क्या करता है, दौड़ा देता है, फिर रक्त में क्या करता है, भेज देता है, उधर शरीर में भेज देता है। और फिर अपशिष्ट पदार्थ मेनली क्या, तो खाली यूरिया इसको चाहिए। इससे बोलता है कि ना हमको, हम लोग को यूरिया ना चाहिए, तुम जो है विटामिन मिनरल सबको छान के फेंक देता है। तो ये इसके पास भेजता है, तो ये छान लेता है विटामिन मिनरल को और फिर क्या करता है, उधर भेज देता है। और मेनली क्या रख लेता है, यूरिया रख लेता है। समझ में आ रहा है ना। तो यूरिया को ये लोग रख लेता है और यूरिया पेशाब के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये नेफ्रॉन का काम होता है। तो समझ में आ गया। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थों को छानता है, लेकिन सब चीज़ छान लेता है। तो ये थोड़ा सा इसको दिक्कत बुझाता है। ये कहता है कि विटामिन सब छान लिया, तो विटामिन को फिर क्या कहता है, दोबारा भेजता है, इसको इधर कोई काम नहीं है तुम्हारा, भागो इधर तुम, है ना, इधर आ रहा है, तुम उधर जाओ तुम, तो उधर भेज देता है किसको, विटामिन वगैरह का। और यूरिया कहता है यूरिया तुम इधर आओ, तुम्हारा उधर कोनो काम नहीं है, तो यूरिया को ले लेता है और ये शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यही काम होता है आपका, किसका, ये आपका नेफ्रॉन का काम होता है। समझ में आ रहा है ना। कभी कभी किडनी खराब भी हो जाती है, किडनी कभी कभी क्या होती है, खराब भी होती है। तो किडनी जो होती है 48 घंटा के अंदर जो है दूसरे किसी जीव की किडनी भी लग सकती है, जैसे बंदर वगैरह किडनी लग सकता है ना, या अन्य आदमी भी किडनी दान कर सकता है। तो किडनी जो है दूसरे किसी में लग जाता है, लेकिन कब, 48 घंटे के अंदर। और किडनी काम करता है ना, तो उसको डायलिसिस कहते हैं। किडनी का काम करने की क्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है डायलिसिस का संबंध किससे है, डायलिसिस का संबंध किससे होता है, तो ब्रिक से होता है। किससे होता है, ब्रिक से होता है। तो याद रखिएगा, डायलिसिस का संबंध किससे होता है, तो ब्रिक से होता है, किडनी से होता है। कभी कभी किडनी जो है डायलिसिस प्रक्रिया को क्या करती है, खत्म कर देती है। उस स्थिति में किडनी क्या होता है, खराब हो जाता है। तो दूसरा किडनी लगा के फिर डायलिसिस की क्रिया क्या किया जाता है, सुचारू रूप से शुरू किया जाता है। ये था आपका उत्सर्जन तंत्र। मैंने आपको इसको बहुत अच्छा तरीके से समझा दिया है। आई होप डैट आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।